एक तरफ रिद्धिमा फौरन अरोड़ा मेंशन के लिए निकल गई, तो वहीं ऋषित बहुत ज्यादा गुस्सा था, ये सोचकर कि रिद्धिमा इतना घटिया इल्जाम उस पर कैसे लगा सकती थी। ऋषित ने मायरा को बोल दिया था कि वो निशांत को सुला दे, और मायरा निशांत को उसके कमरे में ले गई। तभी ऋषित को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर अरुण उससे सवाल करने लगा। ऋषित ने अरुण को बताया कि मिहिर के कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुई थी और रिद्धिमा उसके लिए ऋषित पर ही इल्जाम लगा रही थी। अरुण ने परेशान होते हुए पूछा, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? ऋषित ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा पापा? मैं जानता हूँ कि मिहिर और उसकी माँ ने रिद्धिमा और निशांत का एक परिवार की तरह ख्याल रखा है, और रिद्धिमा और निशांत उन दोनों को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? तभी ऋषित को रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन के लिविंग रूम में आते दिखी, तो ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे गुस्से से अपने कमरे में ले जाने लगा। उन दोनों को ऐसे जाते देख अरुण ने परेशान होकर सोचा कि अभी ही तो थोड़ी शांति बनी थी, फिर रिद्धिमा और ऋषित के बीच, लेकिन अब लगता है कि फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी। जैसे ही वो लोग ऋषित के कमरे में पहुंचे, रिद्धिमा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ऋषित मेरा हाथ छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ छोड़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए रिद्धिमा से सवाल करते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रिद्धिमा? मानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी या फिर तुम्हारे आसपास के लोगों की जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार तुम मुझे ठहराओ। रिद्धिमा भी ऋषित को घूरते हुए बोली, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, मेरी जिंदगी में तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लेकर आते हो ऋषित। ये बात ऋषित के दिल को बहुत चुभ गई और उसने इमोशनल होते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो रिद्धिमा। तुम्हें दिल्ली जाना था मिहिर की मदद करने के लिए, मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैं जानता हूँ कि मिहिर और सुधा आंटी ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम्हारा उनके लिए ये करना तो बनता है। उसके बाद भी तुमने निशांत को सुहास अंकल के घर पर छोड़ने का फैसला किया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर सच तो ये है कि मैं भी यहाँ निशांत का ख्याल रख सकता था, क्योंकि निशांत के लिए ही मैंने घर में सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं और वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहता। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात और निशांत के लिए तुम्हारी फिक्र समझकर मैंने कुछ नहीं कहा, और तुम्हारे वापस आने की खबर मिली तो मैं तुम्हें और निशांत को खुद वापस लेने आया, और तुम मुझ पर ही ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही हो। रिद्धिमा मुंह दूसरी ओर फेरते हुए बोली, ओह प्लीज, ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सब। ऋषित ने भी गुस्से से मुंह फेर लिया और उसने सोचा कि रिद्धिमा को समझाना ही बेकार था। रिद्धिमा भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। देर रात को ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही अपने अपने कमरे में जाग रहे थे और दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और दोनों बार बार करवटें बदल रहे थे। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, रिद्धिमा ऐसा क्यों सोचती है कि उसे और निशांत को कुछ हो जाता तो मैं खुश होता, और वो ऐसा क्यों सोचती है कि मैंने उसकी बुटीक में आग लगवाई थी, और अब रिद्धिमा को ये भी लगता है कि मिहिर की कंपनी में भी मैंने ही आग लगवाई है। शिट, ये लड़की मतलब सवालों का पिटारा है। उधर रिद्धिमा भी कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, क्या सच में ऋषित ने मिहिर की कंपनी में आग लगवाई होगी? हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ फंस गई हूं मैं? अगर ऋषित ने ऐसा किया है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह सुधा की तबीयत अब काफी ठीक लग रही थी कि तभी मिहिर का फोन बजने लगा। उसने देखा तो फोन मिस्टर अक्षय मल्होत्रा का था। वो मिहिर से मिलना चाह रहे थे। मिहिर हैरान था कि अब वो उससे क्यों मिलना चाहते थे। जब अक्षय मल्होत्रा मिहिर के ऑफिस में आए थे तो मिहिर ने उनसे लड़ाई करके उन्हें अपने ऑफिस से बाहर जाने को कह दिया था। उसके बाद मिहिर ने सोचा था कि अब मिस्टर अक्षय मल्होत्रा फिर से मिहिर से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अब वो फिर से उससे मिलना चाहते थे। मिहिर मिस्टर अक्षय मल्होत्रा से मिलना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उनसे मिलने चला गया ताकि वो जान सके कि आखिर मिस्टर अक्षय अब उससे क्या चाहते थे। थोड़ी देर बाद मिहिर और अक्षय एक कैफे में बैठे थे। अक्षय ने प्यार भरी आवाज में कहा, थैंक यू बेटा, जो मेरे बुलाने पर तुम मुझसे मिलने आ गए। इस पर मिहिर ने कुछ नहीं कहा। फिर अक्षय ने चिंता से पूछा, बेटा, तुम्हारी कंपनी के बारे में मैंने सुना, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हम मिलकर काम करेंगे बेटा, और मैं अपने बेटे के लिए एक नई कंपनी खड़ी करूंगा
अक्षय की ये बात सुनकर अचानक मिहिर के दिल में एक ख्याल आया और उसने साफ साफ लफ्जों में अक्षय से पूछा, आपने आपने किया है ये सब? आपने मेरी कंपनी में आग लगवाई? अक्षय फौरन इनकार करते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? मिहिर गुस्से से खड़ा हो गया और अपने पापा को घूरते हुए बोला, मैं ही गलत था जो ये सोच रहा था कि आप इतने बुरे नहीं हो सकते, पर आप तो बुरे से भी बुरे हो, घटिया हो। मैं आपके साथ आ जाऊं इसलिए आपने मेरी कंपनी में आग लगवा दी। इतने घटिया इंसान हो आप। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर अक्षय मल्होत्रा, मुझे रास्ते पर खड़े रहकर भीख भी मांगनी पड़ेगी ना, तो भी मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मिहिर फौरन कैफे से निकल गया। कार में बैठते ही मिहिर ने रिद्धिमा को फोन लगाया और फोन पर उसने कहा, रिद्धिमा मुझे अभी तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ से रिद्धिमा ने जवाब दिया, ओके, मैं अभी निश को स्कूल छोड़ने आई हूँ, तो स्कूल के पास वाले कैफे में मिलते हैं। ओके कहकर मिहिर ने फोन कट कर दिया। उसे अब रिद्धिमा को फौरन बताना होगा कि उसकी कंपनी में आग ऋषित ने नहीं लगवाई थी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा और मिहिर एक कैफे में बैठे थे और मिहिर ने उसे बताया कि उसकी कंपनी में आग ऋषित ने नहीं लगवाई थी। रिद्धिमा परेशान होकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो मिहिर? अगर ऋषित ने ऐसा नहीं किया तो किसने किया? मेरा मतलब है तुम्हारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। मिहिर ने धीरे से कहा, पर कोई है। तुम बस इतना समझ लो कि ऋषित का इसमें कोई हाथ नहीं है। रिद्धिमा सोच में पड़ गई। उसे ऐसे देख मिहिर ने फिर से कहा, रिद्धिमा कुछ बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, पर इस वक्त नहीं। मैं जल्दी ही वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी रिद्धिमा ने मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिहिर हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और पिछले कई दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि तुम परेशान हो और थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो, तो तुम जब चाहो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। मिहिर इमोशनल होकर बोला, मुझे पता है रिद्धिमा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा, पर फिलहाल मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। रिद्धिमा ने बस ओके में सर हिलाया। रिद्धिमा और मिहिर फिर सुहास के घर आ गए। वहाँ सुधा और सुहास बातें कर रहे थे। मिहिर को देखते ही सुधा ने कहा, मिहिर बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि अब कोई भी मुसीबत मुझे तोड़ नहीं सकती, और तुम्हारी माँ आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। मिहिर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऑफ कोर्स माँ, आप और रिद्धिमा मेरी जिंदगी में आए वो दो स्ट्रांग इंसान हो जो ना खुद कभी टूटेंगे और ना मुझे कभी टूटने देंगे। सुधा ने मिहिर को हौसला देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर बेटा, हम अपना फ्लैट बेच देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। सुधा और मिहिर दोनों ही दिल्ली के लिए निकल गए। सुहास ने इमोशनल होकर रिद्धिमा से कहा, सुधा बहन जी की बहुत याद आएगी। वो यहाँ थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी सगी बहन ही मेरे साथ रह रही हो। रिद्धिमा ने अपने पापा को गले लगाया और उन्हें बताया कि मिहिर ने कैसे उससे ये कहा कि ऋषित ने कुछ नहीं किया। सुहास खुद कंफ्यूज था, पर सच तो ये था कि उसे अरुण और ऋषित दोनों पर भरोसा नहीं था। रिद्धिमा फिर थोड़ी देर बाद निशांत को स्कूल से पिक करके अरोड़ा मेंशन पहुंच गई। ऋषित तो ऑफिस गया हुआ था। रिद्धिमा परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर चल रही थी। फिर वो खुद से ही बोली, उफ, क्या करूं? इतना कुछ बोल दिया मैंने कल रात को उसे, तो सॉरी कैसे बोल दूं? वो भी दूध का धुला तो है नहीं। भले ही मिहिर के साथ उसने कुछ गलत न किया हो, लेकिन मेरा बुटीक तो उसने ही जलाया है। पर रिद्धिमा खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, पर मिहिर की कंपनी जलाई, ये इल्जाम गलत था ना रिद्धिमा? तो अब गलत बोला है तो सॉरी तो बोलना ही चाहिए, वरना वो हमेशा यूं ही गुस्से में तुम्हारे आसपास घूमता रहेगा। तो सॉरी बोल ही दो रिद्धिमा। रिद्धिमा ने फिर सोचते हुए कहा, और कैसे बोलूं सॉरी? तभी उसे याद आया कि ऋषित कैसे उसे लंच पर ले गया था, जब उसे रिद्धिमा को ज्यादा ड्रिंक कराने के लिए सॉरी बोलना था। रिद्धिमा सोचते हुए बोली, उसे इतने बड़े 7 स्टार होटल में डिनर या लंच पर नहीं ले जा सकती, पर मेरी सेविंग से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं खुद ही बनाती हूँ। फिर रिद्धिमा ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और शाम को जल्दी ही डिनर की तैयारियों में लग गई। ऋषित ऑफिस से घर आया और फिर वो फ्रेश होकर निशांत के कमरे में आ गया। निशांत अकेला ही खेल रहा था और जब से ऋषित घर आया था, रिद्धिमा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऋषित रिद्धिमा से नाराज तो था,
लेकिन फिर भी फिक्र भरी आवाज में उसने निशांत से पूछा, निशांत, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? निशांत फौरन जवाब देते हुए बोला, मम्मा तो कब से किचन में है और आपके लिए खाना बना रही हैं। ये सुनकर ऋषित को हंसी आ गई और उसने निशांत से कहा, तुमने ठीक से सुना नहीं होगा बेटा, वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए खाना बना रही होंगी। निशांत ने अपनी मीठी आवाज में कहा, पर मम्मा ने तो यही कहा था कि वो आपके लिए बना रही हैं। ऋषित थोड़ा हैरानी से बोला, ओके, चलो देखते हैं। फिर ऋषित और निशांत दोनों ही डाइनिंग रूम में आ गए तो रिद्धिमा ने दोनों को ही खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया। ये देख ऋषित ने आंखें सिकुड़ते हुए उसे देखकर पूछा, क्या बात है, मेरा फेवरेट खाना तुमने खुद बनाया है और खुद सर्व भी कर रही हो? कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं डाला है ना? रिद्धिमा को याद आया कि जब ऋषित ने 4 साल बाद रिद्धिमा को गौरव की पार्टी में देखा था तो वो जबरदस्ती उसे एक होटल में ले गया था। तब ऋषित ने भी ऐसे ही सारा रिद्धिमा का फेवरेट खाना ऑर्डर किया था, लेकिन रिद्धिमा ने ऐसे ही उस पर ताना कसा था, ये बोलकर कि कहीं उसने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाया। गुस्सा काबू करते हुए रिद्धिमा ने जवाब देते हुए कहा, मैं और निशांत भी यही खाने वाले हैं। ये सुनकर ऋषित ने धीमे से मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। सच में रिद्धिमा ने लाजवाब खाना बनाया था और बहुत मेहनत से बनाया था और इसमें कोई दो राय नहीं थी। ऋषित ने फिर बाहें चढ़ाते हुए पूछा, वैसे ये सब किस खुशी में? कल तो मुझ पर बड़े बड़े इल्जाम लगा रही थी तुम। कमाल हो यार तुम, कभी ताने और इल्जाम खिलाती हो तो आज खाना खिला रही हो। रिद्धिमा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, वो तो उसके लिए ही तुम्हें सॉरी बोलना था। कल वो गलतफहमी की वजह से मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, अच्छा तो ये सब सॉरी बोलने के लिए चल रहा है। इतना कहकर ऋषित शरारत भरी अंदाज में मुस्कुराया। क्या ऋषित रिद्धिमा का ये सॉरी कबूल करेगा और क्या करने वाला था मिहिर, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।